कुछ घंटों बाद कॉलेज कॉलेज के एंट्रेंस पर दो कार एक साथ आमने सामने आकर रुकी। एक दानिश की कार थी तो दूसरी रेयान की कार थी। दानिश अपनी कार से ब्लैक शेड्स लगाए एरोगेंट आवाज में अंतरा का हाथ पकड़े बाहर निकला। अंतरा को पता था हाथ छुड़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दानिश हाथ छोड़ने वाला नहीं था, जिस वजह से वो इसी तरह दानिश के साथ चलने लगी। वहीं रेयान अपनी कार से उतरा और उसके साथ सौम्या बाहर निकली। दानिश रेयान को इग्नोर कर अंतरा के साथ जाने लगा। तभी रेयान उसे टॉन्ट मारते हुए बोला, किसी दूसरे की चीज पर तुम्हें अपना हक जताने की बहुत बेकार आदत लगी है, दानिश ओबरॉय। ये बोलकर रेयान अंतरा के हाथों में दानिश के हाथ को घूरने लगा। वहीं सौम्या एकटक दानिश को देख रही थी। वो शायद खो गई थी दानिश की बोल्ड और चार्मिंग पर्सनालिटी में। उधर दानिश रेयान की बात सुनकर बोला, ये बात तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी, किसी दूसरे की चीज पर अपना हक जताने की, इसलिए आगे से थोड़ा दिमाग लगा कर बोलना। बट सॉरी, दिमाग तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए अब आगे से तुम कुछ मत बोलना, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वहीं अंतरा ने अब जाकर रेयान को गौर से देखा। उसे अपनी कुछ धुंधली बातें याद आने लगी, पर उसने ज्यादा वक्त बचपन में रेयान के साथ नहीं बिताया था, क्योंकि रेयान विदेश चला गया था, जिस वजह से अंतरा को रेयान ज्यादा याद नहीं था। पर उसे इतना जरूर अब याद था कि वो बचपन में उसके साथ खेलती थी और इसीलिए रेयान उसके पीछे पड़ा था। अंतरा को अब ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। तभी अंतरा की नजर उसके बगल में खड़ी सौम्या पर गई और उसने सौम्या की नजरों का पीछा किया, जो कि दानिश पर टिकी थी। ये देखकर अंतरा की आंखें अपने आप छोटी हो गईं। सौम्या दानिश को कितने इंटेंस तरीके से देख रही थी। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया और वहीं रेयान गुस्से से चिढ़कर बोला, सब पता है मुझे, इस दानिश ने मेरी अंतरा के साथ कुछ उल्टा सीधा किया है, इसीलिए वो मुझसे दूर भाग रही है। ये बोलते हुए वो सौम्या की तरफ मुड़ा, जो अभी भी कहीं खोई हुई थी, तो रेयान उसे घूर कर देखते हुए उसे कॉलेज के अंदर ले गया। वहीं दानिश अंतरा को अंदर कॉरिडोर के पास ले जाकर उसे दीवार से सटाते हुए वार्निंग देते हुए बोला, सिली गर्ल, तुम उस रेयान से बिल्कुल बात नहीं करोगी, ओके? अंतरा ने इस पर गहरी सांस लेकर कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं। दानिश उसकी बात सुनकर फिर उसके पिंक लिप्स को देखते हुए धीरे से बोला, बाय द वे, योर लिप्स आर सो टेम्पटिंग सिली गर्ल, कैन आई टेस्ट इट? अंतरा दानिश को खुद से दूर करके ब्लश करते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं दानिश? वैसे भी कल की वजह से अभी भी मेरे होंठ दर्द कर रहे हैं और ऊपर से अब आप फिर से। दानिश ने फिर कुछ सोचकर अंतरा को जाने दिया और अंतरा तुरंत अपनी क्लास में चली गई। इधर तभी दानिश के पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अंतरा अपनी क्लास में श्रेया के साथ बैठी स्टडी कर रही थी। टीचर पढ़ा रहे थे और सभी का फोकस लेक्चर पर था। टीचर किसी ग्राफ को समझा रहे थे और उसमें से ही क्वेश्चन पिक करके सभी स्टूडेंट्स से पूछ रहे थे, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स नहीं बता पा रहे थे तो कुछ आंसर बता दे रहे थे। अंतरा उस ग्राफ को देखकर खुश लग रही थी, क्योंकि उसे सारे आंसर आते थे और वो तुरंत उसका जवाब दे रही थी। सभी स्टूडेंट्स और टीचर भी उसे बार बार देख रहे थे, क्योंकि वो टफ सवाल था जिसका जवाब अंतरा इजीली दे रही थी। तभी श्रेया उसे कोहनी मारते हुए बोली, क्या बात है मैडम, तुम तो आइंस्टीन बन गई हो आज। उसकी बात पर अंतरा चहकते हुए बोली, क्योंकि दानिश ने मुझे ये सब ऑलरेडी पढ़ाया है, जिस वजह से मुझे आज सारे आंसर आराम से आ रहे हैं। श्रेया ये सुनकर अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, हाउ लकी यू आर, काश मुझे भी शिवम पढ़ाते, पर उन्हें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर दानिश सर तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, मुझे तुमसे अब जलन हो रही है। ये कहकर वो धीरे से हंसने लगी। वहीं अंतरा उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, इतनी भी लकी नहीं हूं मैं, क्योंकि दानिश सिर्फ कुछ ही चीजों में अच्छे हैं, बाकी तो वो बहुत बुरे हैं। उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूर कर देखने लगी। दूसरी तरफ भारद्वाज विला में अथर्व इस वक्त सोफे पर बैठा था और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, ऑफिस का वर्क। उसने अब यहाँ की अपनी भारद्वाज कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया था और अब वो दिल्ली से ही ऑफिस संभालने वाला था। अथर्व लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसके पास किसी का कॉल आया। अथर्व ने फोन देखा तो उस पर राघवन नाम शो हो रहा था।
राघवन ग्रोवर रेयान ग्रोवर का बड़ा भाई था और अथर्व का बिजनेस पार्टनर के साथ दोस्त भी था। पर रेयान से बहुत ज्यादा खतरनाक राघवन ग्रोवर था, जिसका अंदाजा अथर्व को अच्छे से था। राघवन इंडिया में नहीं रहता था, वो लॉस एंजलिस में रहता था। इधर अथर्व ने कॉल पिक किया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय, कैसे हो यार? और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उधर से एक भारी आवाज आई, मैंने सुना कि तुम्हारी छोटी बिछड़ी हुई बहन मिल गई है तुम्हें। इधर से अथर्व ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ राघवन, किट्टू हमें मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। इस पर राघवन वापस बोला, अपना वादा मत भूलना जो उसके डैड ने मुझसे किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई रेयान से करेंगे। इसलिए अब वो तो इस दुनिया में नहीं है, तो तुम्हें ही उनके वादे को निभाना है। और अगर तुम इससे पीछे हटे तो तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी और उसमें मेरा वो बेवकूफ भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अथर्व की पकड़ फोन पर कस गई और वो चुप हो गया। तो उधर से राघवन बात खत्म करते हुए बोला, बचपन में वो तुम सबसे दूर हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा उस बारे में तुमसे। पर अब वो मिल गई है तो उसे ग्रोवर खानदान में ही आना होगा, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा। इस बार अथर्व बोला, देखो राघवन, उन्होंने पहले जो भी वादा किट्टू के लिए किया था उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अगर किट्टू इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुई, उसने रेयान को पसंद नहीं किया, तो मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही तुम मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचाओगे। ये सुनकर राघवन उधर गुस्से से हुंकारते हुए बोला, राघवन ग्रोवर को ना सुनने की आदत नहीं है। मेरे पापा उसे ग्रोवर खानदान में बहू के तौर पर चाहते हैं, तो वो ही मेरे घर में आएगी। फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। बचा सकते हो अपनी बहन को तो बचा लो इस राघवन ग्रोवर से। ये कहकर उधर से राघवन ग्रोवर की शैतानी हंसी गूंजी और कॉल कट हो गया। इधर अथर्व के चेहरे पर टेंशन आ गई राघवन की ऐसी बातें सुनकर, और वो खुद से बोला, रेयान दिल का साफ है, पर उसका बड़ा भाई राघवन से मुझे अपनी बहन के लिए बहुत डर लग रहा है। कहीं अगर शादी रेयान से हो भी गई तो वो शादी के बाद मेरी बहन को नुकसान ना पहुंचाए और रेयान अपने बड़े भाई के आगे चुप ना हो जाए और इन दोनों भाई के बीच मेरी किट्टू परेशान ना हो जाए। यही सब सोचकर अथर्व ने फिर गहरी सांस ली और कुछ अलग प्लान करने लगा। दूसरी तरफ ओबरॉय कंपनी में ध्रुव अपने केबिन में अपने हाथों में पकड़ी रिंग को देखकर स्माइल कर रहा था। वो आज ध्रुवी को प्रपोज करने वाला था। तभी ध्रुवी उसके केबिन में आई तो ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपनी रिंग को पॉकेट में रख लिया। ध्रुवी के एक हाथ में फाइल थी और वो ध्रुव के पास आकर उससे कुछ डिस्कस करने लगी। काफी देर तक काम करने के बाद ध्रुव ने ध्रुवी से कहा, ध्रुवी, लंच ब्रेक हुआ है, क्यों ना मैं तुम्हें अपने ही पास के एक रेस्टोरेंट में ले चलूं, अगर तुम्हारा मन हो तो। ये सुनकर ध्रुवी ने स्माइल करते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, चलिए चलते हैं। ये सुनकर ध्रुव काफी खुश हो गया और फिर दोनों पास के रेस्टोरेंट में चले गए जहां ध्रुव ध्रुवी को प्रपोज करने वाला था। उधर ध्रुवी भी काफी खुश लग रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे और ध्रुव ने एक प्राइवेट एरिया बुक किया था जहां वो ध्रुवी को लेकर चला गया। वहां दोनों सोफे पर बैठे और सर्वेंट ने लंच सर्व किया। ध्रुव नर्वस था, पर उसे आज ये करना था क्योंकि उसे बिपाशा और देविका जी की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था कि अगर उसने ध्रुवी को शादी के लिए नहीं मनाया तब उसको उनकी बताई गई लड़की से शादी करनी पड़ेगी, जो कि ध्रुव ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ध्रुवी लंच के बाद मॉकटेल का सिप ले रही थी कि तभी ध्रुव ने उससे सीधे कहा, ध्रुवी, विल यू मैरी मी? ध्रुवी उसकी ये बात सुनकर खांसने लगी और मॉकटेल उसके मुंह से बाहर निकल गया। ध्रुव तुरंत उसे संभालने लगा और फिर ध्रुवी अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए बोली, आर यू किडिंग? देखो, अगर ऐसा है तो मैं इस मजाक के लिए आपको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे शादी या प्यार से रिलेटेड कोई भी मजाक अच्छा नहीं लगता। ध्रुव उसकी बात सुनकर अपना सर जल्दी से ना में हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, आई एम टू सीरियस। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें चाहने लगा था और तभी मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। प्लीज तुम नाराज मत होना, मैं सच में बहुत सीरियस हूँ।
ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली जो प्लेटिनम रिंग थी और काफी खूबसूरत भी थी। ध्रुव ने उस रिंग को ध्रुवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्लीज, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ध्रुवी अभी भी शॉक्ड थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिसे वो खुद पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, वो खुद आगे से आकर उसे प्रपोज कर रहा था। ध्रुव ध्रुवी के कुछ ना बोलने से थोड़ा उदास सा हो गया और फिर वो अपनी रिंग को धीरे धीरे वापस अपने पास खींचने लगा। पर तभी उसे दिखा कि ध्रुवी ने खुद अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। ध्रुव ये देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर बेहद खुशी से ध्रुवी की तरफ देखने लगा, जो कि शर्माते हुए उसे ही देख रही थी। ध्रुव बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और उसने तुरंत उसे रिंग पहना दी। ध्रुवी भी स्माइल करते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है और उस रिंग को अपने हाथों में प्यार से देखने लगी। ध्रुव से जब और रुका नहीं गया तो उसने आगे आकर कसकर ध्रुवी को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, आई लव यू ध्रुवी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी केयर करूंगा। ध्रुवी कुछ पल तो इस हक से हैरान रही, फिर अगले ही पल उसने भी खुशी से उसके गले लगते हुए कहा, आई लव यू टू ध्रुव, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों फिर एक दूसरे से अलग हुए और ध्रुव फिर खुशी से ध्रुवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि कई दिनों से मॉम और दादी ने मेरी जान खा रखी थी और अब उन्हें मैं जल्द से जल्द ये गुड न्यूज देना चाहता हूँ। ध्रुवी ब्लश करने लगी और स्माइल करते हुए उसके साथ चली गई। यहाँ इनके दो दिल एक हो चुके थे, अब इन्हें बस एक रिश्ते का नाम चाहिए था। क्या प्लान है अथर्व का? क्या वो करा देगा अंतरा की शादी रेयान से? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।